भारत में नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, वो तो लाइफलाइन है, जीवन रेखाएं हैं। और इन सब में एक नदी है जो सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरी सभ्यता की कहानी बसी हुई है। सोचिए, करीब 40 करोड़ लोग, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी जो इसके किनारों पर बसती है। उनके लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो इसे माँ का दर्जा देते हैं। एक ऐसी माँ जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पालन पोषण करती आ रही है। और ये सिर्फ माँ ही नहीं, हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इसका पवित्र जल सारे पाप धो देता है, एक नया जीवन देता है। तो जाहिर है, इसके किनारों पर रहने वालों के लिए ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि उनकी आस्था और उनकी उम्मीद का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं से शुरू होता है। जो नदी करोड़ों लोगों को जिंदगी देती है, आज वो खुद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है ना अजीब बात? तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस नदी की कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इसका सफर शुरू होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, हिमालय से। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जन्म किसी एक धारा से नहीं होता। असल में गंगा का जन्म होता है 5 पवित्र संगमों से। इन्हें एक साथ पंचप्रयाग कहा जाता है। ये आप कह सकते हैं कई नदियों के मिलने की एक डिवाइन सीरीज है, एक पवित्र श्रृंखला। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है विष्णु प्रयाग से, जहां धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती हैं। फिर आता है नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। लेकिन जो 5वां और सबसे अहम संगम है, वो है देवप्रयाग। यहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आई भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है, और बहुत से लोग इसी संगम को गंगा का असली जन्मस्थान मानते हैं। और बस देवप्रयाग में इस आखिरी संगम के बाद ही इस विशाल शक्तिशाली नदी को अपना नाम मिलता है, गंगा। और यहीं से शुरू होता है इसका लंबा सफर, पहाड़ों से नीचे मैदानों की तरफ। तो अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। जब गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती हैं, तो इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ ये सिर्फ एक आध्यात्मिक नदी नहीं रहती, बल्कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस, एक आर्थिक महाशक्ति बन जाती है। इसकी लंबाई देखिए, करीब करीब 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसी के साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये नदी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक को सींचती है। लगभग 40 करोड़ लोग, जिनकी रोजी रोटी, जिनकी जिंदगी बहुत हद तक इसी नदी पर टिकी हुई है। तो ये इस पूरे रीजन की इकोनॉमी का इंजन कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो खेती। ये नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है, जो चावल, गन्ने जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। इस पर बने बांध हजारों मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। चमड़े से लेकर सिल्क तक कई इंडस्ट्री इसी के पानी पर चलती हैं। और हाँ, टूरिज्म को कैसे भूल सकते हैं? ऋषिकेश से लेकर वाराणसी तक लाखों लोग हर साल इसके किनारे आते हैं। मतलब हर जगह गंगा का असर दिखता है। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। गंगा की पहचान के साथ जुड़ा एक गहरा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास। गंगा के ये 2 चेहरे देखिए। एक तरफ ये आस्था की नदी है, एक देवी है जिसकी पूजा होती है, और दूसरी तरफ ये गंदगी की नदी बन गई है। शहरों का गंदा पानी, सीवेज सब इसी में जा रहा है। एक तरफ इसका पानी पाप धोने वाला माना जाता है, और दूसरी तरफ ये इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए डंपिंग ग्राउंड बन चुकी है। जहां ये मृतकों को मोक्ष देती है, वहीं इसमें पूजा की सामग्री से लेकर सब कुछ बहा दिया जाता है। और यही सबसे कड़वा सच है। आज माँ और देवी कही जाने वाली गंगा का वजूद ही खतरे में है। और खतरा किससे है? उन्हीं 40 करोड़ लोगों से जो इसे पूजते हैं और जिनकी जिंदगी इसी पर निर्भर है। अब गंगा की कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इसका असर सरहदों के पार भी जाता है, और इसी वजह से ये एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण भी बनी। ये पूरा विवाद दशकों तक चला। इसकी शुरुआत हुई 1951 में, जब भारत ने फरक्का बैराज बनाने का प्लान बनाया। फिर 1975 में जब ये बैराज बनकर तैयार हुआ, तो उस समय के नए नए बने देश बांग्लादेश के साथ टेंशन बढ़ गई। मामला यूनाइटेड नेशंस तक भी पहुंचा, और आखिरकार कई सालों की बातचीत के बाद 1996 में गंगा जल संधि पर साइन हुए। ये भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक 30 साल का समझौता था। तो जब ये साफ हो गया कि नदी का जीवन ही दांव पर लगा है, तो जाहिर है इसे बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कोशिशें भी शुरू हुईं।
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोशिशें कामयाब हो रही हैं? इन कोशिशों की लिस्ट लंबी है। 1986 में गंगा एक्शन प्लान आया। 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। फिर 2014 में आया नमामि गंगे प्रोग्राम और 2017 में तो एक बहुत ही अनोखा फैसला आया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया। मतलब गंगा को नुकसान पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के बराबर माना जाएगा। लेकिन इन सब कोशिशों के बाद भी जमीनी हकीकत बदलने में अभी वक्त लग रहा है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। गंगा को एक व्यक्ति होने का कानूनी हक तो दे दिया गया है, पर क्या उसे जीने का हक भी दिया जाएगा? इसका जवाब किसी कानून की किताब में नहीं है। इसका जवाब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी में छिपा है।